एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है। इसमें होता ये है कि हर जो महिला है उसमें उसकी बच्चेदानी में एक नॉर्मल लेयर होती है, एक नॉर्मल लाइनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, मतलब बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग, ये नॉर्मल होती है और हर महीने ये लाइनिंग बनती है और जब महीना आता है तो ये लाइनिंग शेड हो जाती है, मतलब महीने के तौर पे गिर जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ विकार की वजह से, कुछ हार्मोन्स के बदलाव के कारण जब ये महीना नीचे की तरफ नहीं गिरता है तो ये जो महीना लाने वाली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये कहीं कहीं कणों के रूप में बच्चेदानी के आसपास कुछ ऑर्गन्स में इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस कई तरह से प्रेजेंट करता है, मतलब हर मरीज़ में एक अलग तरह से सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। जो इसका नॉर्मल सिम्टम है, नॉर्मल जो इसका लक्षण है, उसमें महीने के समय दर्द होना बहुत प्रमुख सिम्टम है, जिससे हम लोगों को एक संकेत मिलता है कि इस मरीज़ को एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो पहला हो गया कि महीने के दौरान बहुत दर्द होना। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोसिस बहुत सीवियर होती जाती है तो कई बार होता है कि मरीज़ को लगातार हर समय पेट में दर्द रहता है, ये दूसरा लक्षण है। इसके अलावा कुछ महीने के चेंजेस हो सकते हैं, जैसे महीना समय पे नहीं आता है, महीना कभी कभी ज़्यादा भी आता है, कभी महीना कम भी हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस से। इसके अलावा पेट में दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। एंडोमेट्रियोसिस का एकदम एग्जैक्ट कारण अभी तक हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जो इसके बारे में थ्योरीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हार्मोनल बदलाव, हार्मोन में चेंजेस होने के कारण ये होती है एंडोमेट्रियोसिस। और जैसे मैंने कहा कि जो महीना आने वाला नीचे का रास्ता है, अगर उससे महीना नीचे से नहीं आया और ये पीछे की तरफ चला गया तो ये अंडेदानी की तरफ इकट्ठा हो जाता है, इसे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में हार्मोनल, बेसिकली इसको ये समझिए कि ये एक तरह से हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बच्चेदानी है उसके हर महीने, उसमें महीने आने की जो प्रोसेस होती है वो एक हार्मोन्स के तहत होती है। जो हार्मोन्स होते हैं उनका नाम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव में नॉर्मल तरीके से महीना आता है और एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो गिर जाती है। लेकिन जब इस हार्मोन्स, कहीं ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये जो महीना नीचे से निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है ठीक से, और ये उल्टी डायरेक्शन में कहीं कहीं इसके कण जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस का रूप ले लेते हैं। अब अगर ये एंडोमेट्रियोसिस के जो कण हैं ये अंडेदानी में इकट्ठा हुए तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये ओवरी की एंडोमेट्रियोसिस हो गई। अगर ये कण बावल में, जिसको आंत बोलते हैं हिंदी में, अगर बावल पे जाके चिपक गए तो ये एंडोमेट्रियोसिस बावल की हो गई। अगर ये पेल्विस वाले एरिया में है तो ये पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस कही जाती है। एंडोमेट्रियोसिस की जितनी भी अभी तक हम लोगों के पास लिटरेचर या चीज़ें मौजूद हैं उसके हिसाब से एंडोमेट्रियोसिस में कहीं कहीं एक जेनेटिक अंश भी पाया गया है। मतलब जैसे अगर किसी की मदर को एंडोमेट्रियोसिस है तो उसके बच्चे में एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला कुछ जेनेटिक जैसी चीज़ें रिलेटेड हैं, और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा कारण है वो आजकल का जो हमारा खान पान का बदलाव है वो इसका एक मेन कारण माना जा रहा है। जैसे आजकल हम लोगों के खान पान में बाहर का जंक फूड, तेल मसाला, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो चीज़ें शामिल करी गई हैं, ये सबसे मुख्य कारण एंडोमेट्रियोसिस का होना है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में जो लड़कियां, हमारी किशोरावस्था वाली लड़कियां होती हैं, वो अगर ज़्यादा वज़न होता है उनका तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छे खासे उसमें क्लिनिकल लक्षण होते हैं, जैसे जब मरीज़ हमें बोलता है कि उसको महीने के समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या लगातार पेट में दर्द होना, या कभी कभी जब इतनी एंडोमेट्रियोसिस इतनी ज़्यादा स्टेज तक पहुंच जाती है तो बच्चा ठहरने में भी दिक्कत होती है। तो कई मरीज़ जैसे आते हैं कि हमें बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रही है, तो जब हमें इस तरह के लक्षण के साथ मरीज़ प्रेजेंट करता है, बताता है अपनी तकलीफ़ें, तो फिर हम लोग उसका उन्हीं सिम्टम्स के हिसाब से जांचें करते हैं, जिससे एंडोमेट्रियोसिस का तथ्य पुख्ता होता है। और इन जांचों में निर्भर करता है कि जैसे हमें कई बार अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड सिस्ट है कि नहीं है, और अगर अल्ट्रासाउंड में चीज़ें नहीं मिल रही हैं
लेकिन मरीज़ के लक्षण के हिसाब से हमें लग रहा है कि नहीं इसमें एंडोमेट्रियोसिस होने की गुंजाइश है, तो एक दूरबीन वाली जिसको लेप्रोस्कोपी की जांच कहते हैं वो करके भी इसको एंडोमेट्रियोसिस को कंफर्म किया जा सकता है और फिर उसके हिसाब से इलाज किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो निर्भर करेगा कि मरीज़ की दिक्कत क्या है पहला, दूसरा मरीज़ की उम्र क्या है, और तीसरा मरीज़ को उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, मतलब उसके बच्चे हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। सो जैसे अगर हम ये लें कि हमारे पास एक यंग किशोरावस्था वाली गर्ल है, लड़की है, जिसको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी हमारा बेसिक एम होगा इसके एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होने वाले खतरनाक दर्द को कंट्रोल में रखना। तो पहला इसका ट्रीटमेंट होता है कि उस दर्द के लिए दर्द निवारक दवाएं देना, जिससे कि महीने में आने वाले दर्द को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो जो इलाज होता है वो दवाओं से हो सकता है, या अगर दवा से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो क्या ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, अगर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है तो क्या ऑपरेशन करें। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा कि 3 चीज़ों पर निर्भर करेंगी। मरीज़ के सिम्टम क्या हैं पहला, मरीज़ की उम्र क्या है, और मरीज़ की फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं। तो अगर दर्द वाली जो दवाएं हैं, निवारक दवाएं, अगर उनसे दर्द कम हो जाता है तो पहला वो ट्रीटमेंट है। दूसरा हमारा इसमें ये भी एम होता है क्योंकि ये हार्मोन के बदलाव की वजह से हो रहा है, और अगर लड़की किशोरावस्था वाली उसमें उम्र में है और उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो इसमें कुछ ऐसी दवाएं होती हैं हार्मोन से रिलेटेड जिससे हम लोग महीने को दबा सकते हैं, क्योंकि अगर महीना दब जाएगा, महीना नहीं आएगा, तो ये जो उल्टी डायरेक्शन में एंडोमेट्रियोसिस के कण जगह जगह जमा हो जाते हैं और दर्द करते हैं, उससे आराम मिल जाता है। तो आप उसमें दर्द को कंट्रोल करने वाली दवाएं दे सकते हैं। हार्मोन से रिलेटेड कुछ दवाएं हैं जैसे जिनको हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, उनमें भी बड़ा अच्छा असर आता है, क्योंकि उसकी वजह से महीना एक तो हर महीने पे वो हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, और दूसरा दर्द में बहुत आराम मिलता है। कुछ एक इसके इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं डिपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट के नाम से, वो भी हार्मोन का इंजेक्शन होता है, और उसको भी लगाने से इसमें जो महीने में दर्द होता है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अब मानिए कि अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा बेइंतहा दर्द हो रहा है और उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, मरीज़ 40 से 42 साल की उम्र की है और उसको दवाओं से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर ऐसे मरीज़ों में हम लोग ऑपरेशन का उनको जरिया बताते हैं। और उस ऑपरेशन में क्या निकलना है, ये उसमें एंडोमेट्रियोसिस किस हद तक है, उसने कितनी जकड़न और चिपकन बनाई है अंदर, उसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि ऑपरेशन में क्या करना है। इस एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी के बचाव के आपके पास बहुत सारे साधन हैं, और जिनको अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि जो हम लोगों का जो लाइफस्टाइल, हम लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें उस व्यवहार में बदलाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है, अगर ये एक बार शुरू हो जाती है तो इसका जो ये खराब सा चक्र है, मतलब इसको फिर तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जो यंग एज की गर्ल्स हैं, जो हमारी कम उम्र की लड़कियां हैं, वो अगर पहले से ही अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, और उस वज़न को कंट्रोल में रखने का ये मतलब है कि वो नियमित दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या का पालन करें, ठीक एक्सरसाइज करें, समय पे सोना करें, खाने पीने में सिर्फ और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, बाहर का खाना पीना कम से कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, कॉफ़ी, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बीमारी को बहुत एग्रेवेट करती हैं। अगर इनको आप अपने खान पान उसमें से निकालेंगे तो आपको बहुत हद तक इस चीज़ से आराम मिलेगा। अब ये सब निकाल दें, और खाना क्या है, तो खाने में आपको एक बैलेंस्ड, अच्छी संतुलित आहार लेना है। आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना चाहिए, और आपको हरी सब्जियां और फ्रूट्स, फल ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करना है। सबसे पहले एंडोमेट्रियोसिस का नाम सुनते ही बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि ये कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है, बस ये हार्मोन का इम्बैलेंस है। अगर हमने उस हार्मोन्स को बैलेंस कर लिया तो इस बीमारी को आप कंट्रोल में बहुत अच्छे से रख सकते हैं। बीमारी का जो मेन लक्षण है वो दर्द होना होता है, तो अगर हमने उसको दर्द को कंट्रोल कर लिया तो आपका जो जीवन शैली है वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस का नाम सुनते ही बहुत जैसे हम लोग के पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो ये
घबरा के परेशान होकर कहते हैं कि हमें एंडोमेट्रियोसिस हो गई है, अब हम क्या करें, हमें तो बहुत दिक्कत है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि ये सिर्फ एक हार्मोन का इम्बैलेंस है। ये बीमारी जाने में समय लगता है, लेकिन अगर इसमें अच्छे से प्रिकॉशंस करेंगे आप तो उस बीमारी को बढ़िया से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसमें ठीक तरह से मैनेजमेंट होगा तो इनफर्टिलिटी वाली समस्या को भी काफ़ी हद तक हैंडल किया जा सकता है।